तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जिस बात का डर था कि काबुल एयरपोर्ट पे जो आलम है, जो अफरा तफरी है, एक तरफ एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के हाथों में, बाहर तालिबान, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में पहले से कई बार कहा जाता है। हैरानगी की बात यह देखिए कि कल दिन में फ्रांस ने अलर्ट किया था, आगाह किया था कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर फिराइन हमला हो सकता है। परसों अमेरिका ने किया, ब्रिटेन ने किया, और इन सभी का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाके हो सकते हैं। अब अगर इस तरह का स्पेसिफिक कोई इनपुट हो तो आमतौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, जो बाकी एजेंसियां हैं, वो अलर्ट पे रहती हैं और सारी चीज़ें देखती हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान की अगर राजधानी काबुल की बात करें तो काबुल में 15 अगस्त से पहले तक वहाँ लोकल पुलिस थी जो सड़क पे रहती थी, उनका प्रेजेंस था। लोकल इंटेलिजेंस थी जो किसी भी क्राइम के बारे में इनपुट देती थी। कुछ ख़ास जगहों पे, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पे अफ़गान स्पेशल फोर्स के जवान तैनात रहते थे। तो किसी भी सभ्य शहर या समाज में जैसी सुरक्षा होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, वही लगभग काबुल में था। पुलिस भी थी, फोर्स भी, सब कोई, इंटेलिजेंस भी, इनपुट भी। लेकिन 15 अगस्त को जैसे ही तालिबान काबुल में दाखिल होता और तालिबान कब्जा कर लेता है, इसके बाद अफ़गानी स्पेशल फोर्स के ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं। कुछ पंजशीर पहुंच जाते हैं, बाकी अपने आप को छुपा लेते हैं, कुछ तालिबान के हाथों पैसे लेकर बिक जाते हैं। तो कुल मिलाकर अफ़गान स्पेशल एयरफोर्स बेरोज़गार है, कोई काम नहीं है, क्योंकि तालिबान की अभी ना सरकार बनी है, ना जुड़े हैं। अब वहाँ की फ़ौज में कौन होंगे? तालिबान के लड़ाके होंगे, अफ़गान स्पेशल फोर्स के पुराने लोग होंगे, तस्वीर साफ नहीं है। पुलिस सिस्टम कैसे चलेगा? काबुल की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, क्योंकि बात सिर्फ टेररिज्म और सत्ता परिवर्तन नहीं, लोकल जो क्राइम होते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, इन सबको रोकने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हर शहर में, हर देश में। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? अभी इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी स्पेशल फोर्स की तरह है तो छुप गए हैं, दुबक गए हैं या भाग गए हैं, बेरोज़गार हैं। तो जब फोर्स नहीं, पुलिस नहीं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शहर की तस्वीर क्या होगी। वही तस्वीर काबुल की थी। 15 अगस्त से लेकर कल तक 12 दिनों से लगातार काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों की भीड़ मौजूद थी। सिर्फ इसलिए कि कोई दरवाज़ा खुले, वो अंदर घुस जाएं, किसी दीवार के ज़रिए फांद के चले जाएं, अमेरिकी फोर्सेस उन्हें अंदर बुला ले। और जितने लोग हैं उन सब के हाथ में कागज़ हैं, उनके पासपोर्ट हैं, कुछ के पास तो वैलिड वीज़ा भी है, कुछ अपनी सिर्फ आइडेंटिटी लेकर कि हमें तालिबान से ख़तरा है, हमें बचा लो, एयरपोर्ट पर डटे हुए 12 दिनों से पिछले। काबुल में इस वक्त गर्मी का मौसम है, तापमान काफ़ी है। एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे तमाम भीड़ है। उसी इलाके में एयरपोर्ट की दीवार से कुछ दूरी पर एक चौड़ा सा नाला है, बहुत बड़ा नाला सा है। उसको नाला भी नहीं कहेंगे, कोई नाला कहते हम लोग गंदे पानी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस नाले में करीब करीब कोई आसपास में नदी होगी शायद, जो नहर जैसी होती है, लेकिन ये बहुत छोटी सी है। तो उसमें पानी, साफ़ पानी है। तो अब गर्मी, दिन भर वहाँ खड़े हुए, भीड़ है, जगह नहीं है, तो बहुत सारे लोग गर्मी को दूर करने के लिए उस नाले के पानी में उतर गए, जिसका पानी घुटनों तक है। तो कम से कम उनको फील हो रहा था कि चलो कुछ पानी ठंडा है, गर्मी का एहसास कम हो रहा था। तो कहते हैं सैकड़ों लोग नाले में खड़े हुए थे, और ये पिछले 12 दिनों का रूटीन था। 12 दिनों से यही चल रहा था। जो जिसको जहाँ जगह मिले, दीवार के पास, दरवाजे के पास, कुछ नाले के ऊपर, कुछ नाले के अंदर उतरे हुए थे। गर्मी और छाँव, मतलब गर्मी से बचने के लिए, छाँव की तलाश में, पानी की ठंडक को महसूस करने के लिए। तो ये सारे लोग मौजूद थे, और सैकड़ों लोग इस नाले में भी थे। शाम का वक्त था, थर्सडे का दिन, 7 बज चुका था। सूरज वहाँ देर से डूबता है अफगानिस्तान में। उसी शाम के वक्त उस नाले में जब तमाम लोग खड़े हुए थे, गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे, अचानक अफगानी पोशाक में, अफगानी आम पोशाक जो है वो कुर्ता और पैजामा है, ढीला ढाला पहनते हैं, एक शख्स जो वहीं पे मौजूद था इधर उधर देख रहा था, और एक ख़ास वक्त होता है, और वो अचानक तेज़ी से नाले में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठे थे और बात कर रहे थे, वो उस भीड़ के बीच में कूद पड़ता है। और जैसे ही कूदता है, एक ज़ोर का धमाका होता है। वो शख्स फ़िदायीन था, बॉम्ब बांधे हुआ था, और अपने आप को उड़ा लेता है। जो उसके आसपास के लोग थे जिनके ऊपर वो गिरा, और जो उसके सबसे करीब थे, उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। 2 तरह की तस्वीर देखी।
एक फॉरेन ब्लास्ट के बाद पानी भी दिखाई दे रहा, पानी का भी रंग वैसे ही है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, करीब आधा घंटा 20 मिनट के बाद, जब घायलों को और लाशों को उस पानी से निकाला गया, उसके बाद अब वो पानी अपनी रफ्तार से बह रहा है और पानी का रंग बदल चुका है, पानी का रंग लाल हो चुका है इंसानी खून की वजह से। इस धमाके में कहते हैं कि करीब 60 से ज़्यादा लोग मरे इस नाले वाले में, जगह पे जहाँ पर उसने उड़ाया। अफरा तफरी मच गई, तब को उठाकर ले जाया गया, नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। जैसा आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, पुलिस है नहीं, फोर्स है नहीं, सब तालिबान के हवाले है। लेकिन अभी इधर अफरा तफरी का आलम था कि इसी दौरान में वहाँ से थोड़ी दूर एक बरून होटल है, जिसको 15 अगस्त से ही वहाँ पे नेटो के और ब्रिटिश आर्मी के लोग उस होटल में रुके हुए हैं और उन्होंने उस पूरे होटल को अपने कब्जे में ले रखा है। उस होटल में कोई आम अफगानी या दूसरे लोग नहीं ठहरे हुए हैं, उसमें सिर्फ आर्मी के लोग हैं। अच्छा, नेटो की फ़ौज भी एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो ये लोग उस होटल में इसलिए भी ठहरे हुए हैं कि वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है और बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही है। डेली शाम को शिफ्ट चेंज होता है सिक्योरिटी के लिए, सुबह भी होता है। तो जब शिफ्ट चेंज होता है, सैनिक एक वापस आता है आराम करने के लिए, दूसरा जाता है ड्यूटी पर, उस वक्त उस होटल के बाहर ज़्यादा हलचल होती है, गाड़ियों का काफ़िला होता है, लोग भी आसपास में हैं। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे जो धक्के खा रहे हैं वो उस होटल के आसपास भी कि कोई ब्रिटिश सैनिक, उनका अफसर उनकी फरियाद सुन ले, उन्हें अफगान से निकाल के बाहर ले जाए, उस उम्मीद में वहाँ पे भी, उस होटल के बाहर भी इकट्ठा थे। तो इस पहले धमाके के करीब 30-35 मिनट के बाद इस होटल के बाहर अचानक एक दूसरा फिदाइन आता है और देखता है हलचल, और वो भीड़ में अपने आप को ले जाकर उड़ा लेता है। जब वो उड़ाता है, इसी दौरान में एक और शख्स अचानक AK-47 निकालता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पहले ब्लास्ट में जो नाले के पास हुआ था उसमें एक अकेला था फिदाइन, यहाँ दूसरा फिदाइन खुद को उड़ाता है, लेकिन एक तीसरा भी था और वो गोलियां चलाता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। इसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई और इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो जान गई उसमें अमेरिकी सैनिक भी थे। अभी तक ये खबर है कि एक मैरीन और बाकी 12 अमेरिकी फ़ोर्स के, तो 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि कुछ अभी गंभीर रूप से घायल हैं, सीरियस हैं, तो शायद मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तो कुछ देर के अंदर काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये 2 धमाके हुए। शाम होते होते जैसे ही अमेरिकी सैनिकों की मरने की खबर आई, सबसे पहले तालिबान सामने आया। तालिबान ने कहा कि इस धमाके में हमारे खुद करीब 12 लड़ाकों की जान चली गई और इस धमाके से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तालिबान को पता था कि अगर ये धमाका है, अमेरिकी फ़ौज और अमेरिकियों को नुकसान हुआ, तो फिर अमेरिका पलटवार करेगा। 31 अगस्त को उनको अफ़गान खाली करना है, शायद वो खाली भी ना करें और तालिबान के ऊपर फिर से टूट पड़े। फिर से कहानी 2001 की दोहराई जा सकती है, जब तालिबान को सत्ता से उखाड़ दिया था। इस बार भी तालिबान सत्ता की दहलीज पर है। तो कमाल ये देखिए कि जो खुद आतंक फैलाता था, जो खुद ऐसे न जाने कितने फ़िदाइन हमले किए, धमाके किए तालिबान ने, कितने बेगुनाहों को मारा, उस तालिबान का इस 2 धमाकों से उनकी हवा ख़राब हो गई। वो डर गए कि कहीं हम पे नहीं अब पलटवार हो जाए। इसी दौरान में जब अमेरिकी सैनिकों के मरने की खबर आई, उसके करीब 1 घंटे के बाद अल जज़ीरा को एक टेलीग्राम मेल मिलता है और ये मेल भेजा था ISIS खुरासान के, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो ISIS खुरासान ने मेल भेजा, उसने बाकायदा बताया कि हमारे ये फ़िदाइन थे, ये हमला हमने किया है। तो जैसी ये जिम्मेदारी ली, तालिबान को थोड़ा सुकून मिला। हालांकि अब भी बहुत सारे लोग ये शक कर रहे थे कि शायद तालिबान की ये कोई मिली भगत है, सांठगांठ है और तालिबान इसीलिए डरा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस हमले में और खुरासान के साथ उसकी सांठगांठ के अभी सबूत नहीं मिले, अगर मिले तो फिर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। खैर, तो ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, खुरासान ने, और उसने कहा कि यह हमला उसने किया है। अब यहीं पे बात आ जाती है, 2 सवाल। एक ये भी आतंकवादी संगठन है ISIS खुरासान, तालिबान दूध का धुला नहीं है, उसने बेगुनाहों को मारा है, धमाके किए हैं, फ़िदाइन हमले किए हैं। 2 आतंकवादी संगठन एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए, क्यों हुए, वजह क्या है? तो इनकी दुश्मनी की वजह और ये खुरासान क्या है, ये आपके सामने है।
खुरासान का असल में ये फ़ारसी का एक शब्द है। इसमें जो खुरासान आजकल हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ पे है, ये भी एक अपने आप में पूरी इंटरेस्टिंग कहानी है इसको लेकर। तो खुरासान ख्वार से बना है। ख्वार का मतलब होता है सूरज और आसान मतलब उगना या आना। तो खुरासान मतलब सूरज का उगना। बात तीसरी या चौथी सदी की है, सेकंड या तीसरी या चौथी सदी सेंचुरी की है। तब सऊदी अरब से कुछ लोग चलकर ईरान पहुंचे थे और ईरान के जिस इलाके में वो जाकर रुके और बसे, उस इलाके को उन्होंने नाम दिया यही खुरासान। और उसकी वजह ये थी कि सूरज वहीं से उगा करता था और ये लोग जब जाकर ठहरे तो उन्होंने देखा तो उन्हें ये अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने इस इलाके का नाम ही खुरासान डाल दिया। लोग वहाँ पे रहने लगे। फिर ईरान के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है ईरान का, तो वहाँ पे जब ये लोग बसे तो फिर धीरे धीरे ये खुरासान नाम मशहूर होता गया। और उस वक्त जो आज की भौगोलिक हालत है वो थोड़ा डिफरेंट थी। तब सेंट्रल एशिया में कुछ इलाके जैसे अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब उस वक्त खुरासान का हिस्सा हुआ करता था, जो फिर सोवियत संघ का बाद में बना। फिर अलग अलग टुकड़े हो गए सोवियत संघ के। लेकिन ये जितने भी थे, अफ़गानिस्तान का भी इलाका ये खुरासान का इलाका हुआ करता था। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी, उज़्बेकिस्तान भी, ये सब खुरासान का हिस्सा हुआ करता था। एक तरह से एक बहुत बड़ी दुनिया का इलाका जो था वो खुरासान का हिस्सा था और वो खुरासान का हिस्सा माना जाता था। वक्त बीतता गया। इसके बाद ISIS का जन्म होता है। अलकायदा उधर था, उसामा बिन लादेन। अलकायदा का चेला अबू बकर अल बगदादी इराक़ में IS को पैदा करता है, मतलब इस्लामिक स्टेट। फिर वो IS को ISI बनाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़। फिर उसकी और भूख बढ़ती है, उसको बनाता है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया। फिर इराक़ में खून खराबा करता है, फिर सीरिया पे भी वो जाकर लड़ता है और ISIS का सरगना बन जाता है अबू बकर अल बगदादी, जो हाल के वक्त में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खूंखार चेहरा था, क्योंकि उसने मौत देने के जो तरीके दिखाए दुनिया को कैमरे में कैद करके, वो अपने आप में बेहद वहशियाना था। तो खुरासान जो तीसरी और चौथी सदी की कहानी थी वो लगभग उसके बाद एक तरह से ख़त्म हो गई। धीरे धीरे देशों के टुकड़े हुए, ईरान अलग, अफ़गानिस्तान अलग, उज़्बेकिस्तान अलग, तुर्कमेनिस्तान अलग, ये सब अलग अलग हो गए। लेकिन कहीं से बगदादी को इस खुरासान के बारे में पूरी जानकारी थी, मतलब 1700-1800 साल पुरानी। और उसके आतंक की सनक थी कि खुरासान ने एक बार फिर जन्म लिया। ये खुरासान के जन्म होने की पूरी कहानी है। बगदादी ने जो उसकी सोच थी वो पहले इराक़ से शुरू हुई, फिर सीरिया में, फिर उसकी धीरे धीरे बढ़ी कि वो पूरी दुनिया में एक इस्लामिक स्टेट बनाएगा, पूरी दुनिया पे एक तरह से इस्लामिक हुकूमत होगी और वो उसका सरदार होगा। तो इस हिसाब से उसने अपने काम करने शुरू किए। यही वजह कि कई सारे यूरोप में भी उसने धमाके और बाकी चीज़ें की। तो बगदादी ने ही खुरासान का नक्शा दुनिया में दूसरी बार पैदा किया, आज के ज़माने में करीब 7-8 साल पहले। और उसमें उसने जब ये खुरासान का नक्शा पैदा किया तो उसमें बहुत सारी जगह थी, लेकिन हिंदुस्तान भी था। खुरासान के नक्शे में बगदादी के शुरुआती जो पहला फेज़ में नक्शा आया उसमें इंडिया का गुजरात था, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा था। लेकिन फिर 1 साल के बाद बगदादी ने खुरासान का नक्शा नया बनाया और उसके बाद अब उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के बाकी स्टेट को भी, मतलब पूरे हिंदुस्तान को उसने खुरासान के नक्शे में शामिल कर लिया। और इतना ही नहीं, इससे पहले वो आधे ईरान, पूरा तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब उसके खुरासान के नक्शे में शामिल हो गया। मतलब जो तीसरी और चौथी सदी में था, उसने कहा कि अब इन सारे इलाकों पे हमारी नज़र, इन सारे इलाकों पे हम कब्ज़ा करेंगे और इन सारे इलाकों को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जिसका वो सरदार होगा। अब इसी के बाद बगदादी ने, आपको याद होगा, इंडिया से बहुत सारे मॉड्यूल, इंडिया में बहुत सारे लड़कों को गुमराह किया गया वहाँ ले जाने के लिए। तो बगदादी ने इस तरह के नक्शे बनाने शुरू किए। जो नक्शे बनाए बगदादी ने, उसके बाद इसमें इसने पाकिस्तान को जोड़ा, अफ़गानिस्तान को जोड़ा और इन सारी चीज़ों को मिलाकर
एक तरह से आधी दुनिया को लगभग उसने एक सपना पाल लिया था कि मैं इस पे कब्जा करूँगा। लेकिन फिर वक्त बीतता है, बगदादी की मौत हो जाती है। इस दौरान में जब बगदादी ज़िंदा था तो उसने इस खुरासान मॉड्यूल को कामयाब बनाने के लिए इसकी शुरुआत की अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाके से। पाकिस्तान से वो सीमा रखती थी। अब उसके जो चाहने वाले थे पाकिस्तान में बैठे थे, तहरीक तालिबान, उसने मदद की। एक याद होगा कुछ साल पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफ़े में आत्मघाती हमला हुआ था फ़िदाइन, ये इसी खुरासान मॉड्यूल ने किया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान में इसने अपने पैर जमाने शुरू किए 14 के बाद। 17 में ख़ास तौर पर, इधर 17 में पैर जमा रहा था, उधर इराक़ और सीरिया में बगदादी के जो है वो सत्ता हाथ से जा रही थी, कमज़ोर होता जा रहा था। तो जब अफ़गानिस्तान में खुरासान ISIS का एक जो विंग काम करने लगा तो इन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते जो ड्रग्स की तस्करी होती थी उन रास्तों पे इनका गढ़ था। सबसे ज़्यादा वहीं पे खुरासान के मेंबर रहते थे उस इलाके में, और करीब कहते हैं एक ज़माना था जब इनके पास 4000 लड़ाके थे खुरासान के। शुरुआत में इनकी तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं थी, तालिबान के साथ भी मिल के काम कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में कौन ज़्यादा कट्टर और कौन ज़्यादा खूंखार, जैसे होता है ना कि हर पेशे में एक कंपटीशन होता है, तो उसमें यह था कि अब देखा कि तालिबान एक बार सत्ता में भी आ चुका, फिर तालिबान ये भी कर रहा है, तो खुरासान को लगा कि अफ़गानिस्तान में अपने पैर जमाने के लिए बगदादी की ये सोच थी कि फिर उसके आगे कोई ना हो उससे ख़तरनाक। तो उन्होंने तालिबान को कमज़ोर करना शुरू किया। इधर तालिबान को कुछ चीज़ें जो हैं खुरासान की अच्छी नहीं लगती थी। इनके बीच में कड़ी का काम क्या, एक हक्कानी और गुट है आतंकवादियों का, तो वो इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कर रहा था, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस बीच में खुरासान को बड़ा नुकसान हुआ। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान स्पेशल फोर्सेस हैं या अमेरिकी सैनिक या नेटो के जो फ़ौज थी, इन्होंने खुरासान पे हमला करना शुरू किया, क्योंकि हक्कानी जो था इनके साथ, कहते हैं कि खुरासान के ज़्यादा करीब था, और हक्कानी के ऊपर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा हुआ था, वो ओसामा बिन लादेन की नज़दीकी की वजह से। तो इसका खामियाजा भुगता खुरासान ने, फ़ौजों ने हमला किया और धीरे धीरे खुरासान कमज़ोर होता गया। 4000 लड़ाके थे, फिर उसके कम 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 होते गए। अब इस दौरान में अभी भी खुरासान अस्तित्व में था, वजूद में है, लेकिन जैसे ही तालिबान ने अब कब्ज़ा किया तो फिर खुरासान को लगा कि हमारा विरोधी है, दोनों आतंकवादी संगठन, क्योंकि आतंकी फैलाते हैं, खून खराबा करते हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि ये क्या है, तो अब उसने तालिबान को कहा, और यहाँ पे शुरू हुई कि तालिबान के कई नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, और जेल से रिहा करने के बाद अमेरिका ने ही उनको रिहा कराया, कुछ तो पाकिस्तान में बैठे थे उसको भी जेल से रिहा करवा दिया। तो खुरासान की जो पॉलिसी है वो ये कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी है। तालिबान की ये कि अब बहुत हुआ, चलो अमेरिका से भी बात करते हैं ताकि हमारी सरकार को मान्यता मिले। और इसके बाद फिर दोहा में एक शांति बैठक बुलाई गई, दोहा की राजधानी कतर में, जिसमें अफ़गान की सरकार, अमेरिका के नुमाइंदे और तालिबान के लोग एक टेबल पर बैठकर 7 स्टार होटल में डिस्कशन चल रहा था पिछले 1 महीने से। तो खुरासान ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि तालिबान अपने मुद्दे को भूल गई है, वो जिहाद और मैदान जंग को छोड़कर आलीशान होटलों में बैठ के सौदा कर रही है, और इसीलिए हम तालिबान के साथ नहीं हैं। और यहीं से इन दोनों की दुश्मनी। और दूसरी तरफ खुरासान को ये एक गुस्सा भी था कि तालिबान हमसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, तालिबान अफ़गान पे कब्ज़ा कैसे कर लिया, अब इनकी सरकार आएगी तो फिर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। तो इसीलिए दोनों के बीच में कौन ज़्यादा खूंखार, कौन ज़्यादा कट्टर, कौन ज़्यादा पावरफुल, उसको लेके लड़ाई चलती रही कई सालों से। अब चूँकि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, कई देशों ने कहा था कि ये हमले हो सकते हैं। तालिबान खुद इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के आसपास हमला करके जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि अगर अमेरिकी या ब्रिटिश या नेटो फौज के लोग मारे जाते हैं तो तालिबान के लिए आसान क्या है कि 31 अगस्त को अमेरिका छोड़कर चला जाए पूरा अफ़गानिस्तान, तो फिर एक छत्र राज्य होगा, कंट्रोल होगा तालिबान का। लेकिन उसे पता है कि अगर लोगों को इस तरह से मारा गया तो फिर फ़ौज जाएगी नहीं, उल्टे तालिबान पे अटैक करेगी, तो फिर उनका सपना टूट जाएगा। तो तालिबान चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, और यहीं पे मौका मिला खुरासान को। उसने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ। तो अब ख़तरा ये हो गया है कि 2 आतंक के बीच लड़ाई हो रही है कि तुम में से ज़्यादा बड़ा आतंक कौन फैला सकता है, कौन है, एक तालिबान और एक खुरासान।
तालिबान एक तरफ पंजशीर में भी अभी लड़ रहा है लड़ाई, क्योंकि वो जीत नहीं पाया। लोग वैसे ही दहशत में हैं। तालिबान की जो अफ़गान के लोगों में जो एक तरह से मान्यता कहें कि ज़्यादातर लोग तालिबान को मानते नहीं हैं। 70 से 80% लोग तालिबान के ख़िलाफ़ हैं। बस उन्हें मौके की ज़रूरत है। हालांकि राष्ट्रपति पहले ही भाग गए, फ़ौज वैसे ही हथियार डाल चुकी है, उन्हें बेचारे को मौका नहीं मिल रहा है। पंजशीर के बहादुर लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर खुरासान भी बीच में आ गया तो तालिबान के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो हथकंडे तालिबान ने अब तक अपनाए, जिस तरीके से उसने दहशत फैलाई, वो सारी चीज़ें जानता है। तालिबान को भी पता है कि फ़िदायीन हमले कैसे होते, उसने खुद किए हैं। अब काबुल की पूरी सुरक्षा जो थी, काबुल पुलिस के पास थी पहले 15 अगस्त से पहले तक, अब तो तालिबान का है। तो इतने सारे थ्रेट और इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद कि यहाँ पे फ़िदायीन हमला हो सकता है और ये हमला हो गया, इसका मतलब है कि सीधे अब तालिबान पर उंगली उठ रही कि तुम तो सरकार बनाओगे, तुम काबुल के लोगों की हिफाजत और सुरक्षा देने की बात कर रहे हो, बट तुम्हारे ही घर में घुसकर और खुरासान ये हमला करके चला गया और इतने लोगों को मार गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। तो एक तरह से ये तालिबान के लिए बहुत मतलब बेशर्मी वाली भी बात हो गई कि लोग हंसेंगे कि देखो तुम क्या है कि तालिबान कैसे, तालिबान जब सुरक्षा तक नहीं कर सकते। तो खुरासान अब तालिबान के लिए एक बड़ा सरदर्द है। लेकिन उससे बड़ा खतरा ये है कि जब दो आतंकी संगठन एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर खून खराबा बहुत होता है और इसमें आम लोगों के मारे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद पड़ जाती है, जो कि बहुत ही बुरा और गलत है और ऊपर वाले से दुआ कि ऐसा ना हो। लेकिन अफ़गान के हालात अजीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने 13 सैनिकों की मौत के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में ओपनली कहा है, एलानिया कहा है, खुरासान ने चूँकि क्लेम किया कि हमला उसने किया है, कि वो इन लोगों को ढूंढेंगे, जो भी जिम्मेदार होगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, वो इसकी कीमत चुकाएगा। तब सवाल यह है कि खुरासान के लोग तो अफ़गानिस्तान के एक इलाके में हैं, अभी भी मौजूद है। अमेरिका को 31 अगस्त तक सेना हटानी है, डेडलाइन है। अब अगर खुरासान और जिन लोगों ने हमला किया उनके पीछे के मास्टरमाइंड से बदला लेना है तो फिर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या अमेरिकी सैनिक खुरासान पर हमला बोलेगा? क्या अमेरिका फिर से अफ़गानिस्तान पर हमला बोलेगा? क्या अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी अफ़गान में रहेंगे? इतने बहुत सारे सवाल हैं और अब मुश्किल से 3 दिन रह गया, 4 दिन डेडलाइन ख़त्म होने में। लेकिन जिस तरीके से इन 13 सैनिकों की मौत पर अमेरिका में लोगों में भी गुस्सा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत जल्द पलटवार करेगा खुरासान के अड्डों पर, अफ़गानिस्तान पर, जहाँ जहाँ वो लोग वैसे छुपे में हैं। लेकिन इसके बाद फिर ये होगा कि अफ़गानी सैनिकों को रुकना पड़ेगा। तालिबान ने धमकी दे रखी है कि 31 अगस्त तक हट जाओ, काबुल एयरपोर्ट छोड़ दो और हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। तो इधर ये भी धमकी है। तालिबान ने यह भी कहा कि जो लोग काबुल में फंसे हुए हैं हम वो यहीं रहें, कहीं भागे नहीं। 31 अगस्त के बाद जब एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में होगा तो हम सारे कॉमर्शियल फ़्लाइट से लोगों को जो जहाँ जाना चाहेगा भेज देंगे, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन तालिबान पे भरोसा कौन करे? तो कुल मिलाकर हालात अजीब हैं और इन धमाकों के बाद अब भी काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर नहीं बदली है। लोग अब भी जान बचाकर भागना चाहते हैं। हालांकि जितने भी देशों के दूतावास हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ ना आएँ, जहाँ पे हैं वहीं छुपे रहें, जैसे ही मौका मिलेगा रास्ता साफ़ होगा आप लोगों को निकाला जाएगा। बट अभी काबुल एयरपोर्ट के आसपास ना हो, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट इस वक्त सबसे आसान निशाना है फ़िदायीन हमले का, क्योंकि लोगों की भीड़ है और वहाँ पे लोगों को आप आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए 2 धमाकों की, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इतने ही करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें ज़ख्मियों में भी बहुत सारे लोगों की हालत नाजुक है। तो ये कहानी इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।